आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाले हैं जिनके हर बयान को लेकर कुछ ना कुछ विवाद हो जाता है। और अभी तो ये हालत है कि कई सारे केंद्रीय मंत्री जो है उनसे डर रहे हैं, क्योंकि 2G मामले में उन्होंने कई नेताओं को जेल में भेज दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की। डॉक्टर स्वामी, TV9 में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके हर बयान को लेकर विवाद कैसे हो जाता है और आप विवाद से कैसे बचते हैं? विवाद मैं नहीं करता हूँ। विवाद इसीलिए उत्पन्न होती है क्योंकि मैं कोई सच बोलता हूँ और वो सच को वो अपराधी मानने के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए वो उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ कह देते हैं। उससे विवाद पैदा होती है। जब वो वास्तविकता को इनकार करने के लिए तैयार नहीं होते तब वो विवाद होता है। परंतु मैं कोई ऐसी बात आज तक नहीं कही जिसको मुझे वापस लेना पड़ा है। तो मैं सत्य ही बोलते आया हूँ। साल 2008 में जब सबसे पहले आपने 2G घोटाले की बात की, तब कोई उसे मानने के लिए भी तैयार नहीं था। जी बिल्कुल, वही इसीलिए से तो विवाद पैदा हुआ कि मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा और कहा कि ये जो एक घोटाला का ये विवरण है और मुझे अनुमति लेना होगा आपकी राजा को प्रोसिक्यूट करने के लिए। प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। तब मैं फिर 5 चिट्ठियां लिखने के बाद मैं कोर्ट में गया। कोर्ट ने प्रधानमंत्री को आदेश दे दी जो इतिहास में अभूतपूर्व है। उसकी सफाई में ये जो मंत्री लोग हैं जैसे कपिल सिब्बल या सलमान खुर्शीद, ये सब दुनिया भर की हास्यास्पद बात भर के TV में दुनिया भर की गलत बातें कहकर एक विवाद खड़ी कर दी। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात ही मानी आखिर में। इस तरीके से मैंने शुरुआत की और आखिर मैंने सिद्ध भी कर दी है कि राजा अपराधी हो सकता है और अभी आरोपी है, और दूसरे भी आरोपी हैं, उनको एक एक अंदर भेजने का व्यवस्था कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके की जांच अभी तक हुई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? मैं तो समझता हूँ कि आज तक सारी जो केसेस हुए हैं, बोफोर्स हो और अन्य केस हो, इसमें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक नज़र रखी गई है और हम जैसे लोग उसमें हैं, तो इसीलिए CBI अपनी काम करते आई। CBI की समस्या है वो दबाव। जैसे चिदम्बरम के मामले में IPS ऑफिसर्स CBI के ऑफिसर्स हैं और उनका प्रमोशन, उनका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सब होम मिनिस्टर तय करता है। तो वो आंख की शर्म भी है उनको, तो इस कारण से वो आस्ते आस्ते गए हैं। इन्होंने कन्नी मोड़ी पर कहा कि हमें कोई इतराज नहीं है बेल के सवाल पर। इन एक दो बातों छोड़कर CBI ने लगभग ठीक ही काम किया है। लेकिन आपको लगता है अभी भी बहुत सारी बड़ी मछलियां बाकी है? बहुत है अभी तो। इसके बाद चिदम्बरम के बाद मारन आएगा, पहले चिदम्बरम और उसके बाद ये वड्रा का बारी आएगी। वड्रा के बाद परिवार में की तरफ जाना कोई आश्चर्य नहीं है। एक दो अपोजिशन में भी हैं, लेकिन ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो कोई सरकारी ऑफिसर नहीं हूँ कि जो भी अपराधी है उसको पकड़ना है। मैं जो अपने समय, अपने जो साधन है उसमें जो कर सकता हूँ उसमें मैं मुख्य करता हूँ। अब विपक्ष में से भी लोग हैं 2G मामले में, तो ये तो सरकार का दायित्व है, सरकार को करनी चाहिए। सरकार नहीं काम करिए तो मैं क्यों मुझे इस पर जाना है, लेकिन ये जाएगा ऊपर तक। लेकिन विपक्ष के जो लोग जो शामिल है उसके एविडेंस क्या आपको मिले? मैं अभी तक एविडेंस के बिना कहीं नहीं बात की है। और जब जैसे रामकृष्ण एग्री के मामला हो, जयललिता का मामला हो, सब आखिर में कन्विक्शन तक गई है। लेकिन कई सारे, आपको लगता है कि इस मामले में कई सारे बड़े उद्योगपति घराने के लोग भी शामिल हैं, उनको छोड़ दिया है? हाँ, ये अभी छोड़ा तो नहीं है, अभी उनको नीचे के लोग गिरफ्तार हुए हैं। हाँ, उनके ऑफिसर्स गिरफ्तार हुए हैं, लपेट में आए हैं। और मैं समझता हूँ कि इस मामले में इतनी व्यापक है ये और इतनी बड़ी घोटाला है कि हजम करना अनिवार्य है। और इस सबको एक साथ सब मछलियों को एक साथ लेना तो ठीक नहीं है। तो इसके बाद कौन सा घोटाला उजागर करने वाले हैं 2G के बाद? वैसे तो बहुत हैं। मैं आशा करता हूं कि मध्यावधि चुनाव हो जाएं और अच्छे लोग सरकार में आ जाएं, क्योंकि ये सब को मुझे ही करना है ऐसा
ऐसे बड़ी दयनीय स्थिति हो गई देश की कि जिनको तनख्वाह दे रहे हो, जिनको इतनी बड़ी फौज में बैठाए हो, वो नहीं कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी, निभा रहे नहीं हैं और मुझे करना पड़ता है। परंतु जरूर ये अगले साल के अंत तक जाएगी ये 2G मामला। वो पूरा होने के बाद अनेक हैं, कृष्णा बेसन का जो है, शेयर में जो पार्टिसिपेटरी नोट में घोटाला हुआ है वो है, कई हैं। तो हमें फुर्सत के साथ तो कहीं रहने वाले नहीं है। अभी आपने कहा कि मध्यवर्ती चुनाव, तो आपको लगता है कि मिड टर्म चुनाव आ सकते हैं? कोई बचाव नहीं है, कोई रास्ता ऐसा नहीं है, क्योंकि मान लीजिए मेरी जो अर्जी है चिदम्बरम पर वो सुप्रीम कोर्ट मान लें तो उनको रेजिग्नेशन देना होगा, फिर मैं ट्रायल कोर्ट में उनको सह अपराधी अब आरोपी बना दूंगा, उसके बाद उनको जेल जाना पड़ेगा। तो मैं तो समझता हूँ इतनी बड़ी होने के बाद दुनिया में भी ऐसी एक राय बन जाएगी कि सरकार को जाना चाहिए। तो उस समय और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कोई किसी और के पास संख्या नहीं है, और इसलिए मध्यावधि चुनाव पर। तो कब तक आएगा? मैं तो ये इस पार्लियामेंट सेशन में ही देख रहा हूँ, जो नवंबर में शुरू हो रही है, 21-22 तारीख, दिसंबर तक सारा पूरा हो जाएगा मामला। इसके अलावा क्या आपको नहीं लगता कि अगर मिड टर्म चुनाव आते भी है तो विपक्ष की जो पार्टी है, जो बड़ी पार्टी की बात करें बीजेपी की, तो वो ही इतनी सक्षम नहीं है कि आगे कुछ कोई पार्टी आज परिस्थिति में नहीं है कि वो शुद्ध मेजॉरिटी पा सकती है। और एक प्रकार से ये भी एक बचाव है, क्योंकि हमने देखा है कि इन दिनों में क्योंकि भ्रष्टाचार पर लोगों की इतनी निगाह नहीं थी, तो विपक्ष भी भ्रष्टाचार कर रही थी, रूलिंग भी कर रही थी, और दोनों के बीच में एक सांठगांठ था कि मैं आपका कोई पोल नहीं हो, 1-2 वॉकआउट कर लेंगे पार्लियामेंट में, मुझे कोई केस में नहीं डालेंगे। आज भी देखिए कोई विपक्ष से किसी ने केस नहीं डाला है जो पार्लियामेंट में बैठे हैं। ये सारा मैंने बाहर किया है, और इसीलिए विपक्ष किसी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ना मिले तो फिर हमें भी उस नया मेजॉरिटी बनाने में के लिए खेल में उपस्थित रह सकते हैं। लेकिन ऐसे देखा जाए जैसे जन चेतना यात्रा जो चल रही है अडवाणी की, उनको भी कोई ज्यादा अच्छा रिस्पांस पूरे भारत से नहीं मिला है। हाँ, वो क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उनकी सारी संगठन जो हैं, पारिवारिक जो संघ के सारे ने दिलचस्पी के साथ किया, क्योंकि लोग आज यात्रा, वॉकआउट, बयानबाजी, इससे संतुष्ट नहीं हो, कहते हैं ये बहुत हो गया है, अब हमें एक्शन बताइए, ये कब पकड़ा जाएगा, ये कब जाएगा, ये इस पर लोगों का दिलचस्पी हो गई। अन्ना हजारे में भी यही समस्या है, वो एक कानून बनने के बाद ही एक्शन होगी। मैंने करके दिखा दिया कि आज के कानून में धीमा भी चले परंतु तो एक्शन हो सकती है। तो आज लोग एक्शन चाहते हैं, बयानबाजी नहीं चाहते हैं, रैलीबाजी नहीं चाहते हैं, यात्राबाजी नहीं चाहते हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम पिछली बार आपने बात की अन्ना हजारे के आंदोलन की, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से कोर अन्ना की टीम में ही विवाद शुरू हो गया, अब नई टीम बनाने की बात आ रही है, तो ऐसे में जन लोकपाल बिल लाना कितना आसान होगा? कि जन लोकपाल बिल तो आएगा नहीं, क्योंकि ये कांग्रेस आत्महत्या कर नहीं सकती। ये तब आ सकती है जैसे कोई नई सरकार बन जाए जो इसके लिए अनुकूल है। मैंने अध्ययन किया जन लोकपाल बिल का, उसमें जो प्रावधान हैं, जो सेक्शंस हैं, उसमें अधिकांश कोई अर्थ नहीं है। उसमें एक मूल बात है, जो एक प्रावधान है जिसको मैं जरूर चाहूँगा कि हमारे देश में लाया जाए, जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी। आज क्या होता है कि किसी मंत्री को हमें पकड़ना है, किसी ऑफिसर को पकड़ना है, तो सैंक्शन लेनी पड़ती है उनकी सीनियर ऑफिसर से, और वो या सीनियर मंत्री से, जैसे मंत्री के लिए प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति। अब ये राजनीतिक कारणों से दे नहीं पा रहे हैं, तो हमें एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाए, जैसे लोकपाल को अधिकृत किया जाए कि आपके पास कोई कंप्लेंट आए तो आप सीधा सीबीआई को आदेश दे सकते हैं कि करो इस पर इन्वेस्टिगेशन। वैसा हमारे लिए सीबीसी आज नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन ऐसे लोकपाल बन जाए तो उसके लिए हमें सहमति है। लेकिन बाकी जो लोकपाल बिल है
उसमें कई ऐसे हैं जो हास्यास्पद मानते हैं, जैसे मैग्सेसे अवार्ड के लोगों को और नोबेल प्राइज को एक समिति बनाना चाहिए, ये तो हास्यास्पद है। तो इस कानून कभी आएगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस नहीं मानेगी, और भविष्य में मेरे जैसे लोग सरकार में होंगे तो मैं सिर्फ इस एक बात को मानूंगा, बाकी किसी बात को नहीं मानूंगा। टीम मन्ना को कौन से नजरिए से देखते हैं आप? जो आए थे पहले सब वामपंथी थे, और उन्होंने जानबूझकर उनको राजनेताओं से दूर रखा, और इनके नीयत में खराबी थी। जैसे ये जो हैं अग्निवेश, वो नक्सलाइट हैं, और कई लोग हैं वामपंथी हैं। तो इसीलिए अब आप देखते हैं प्रशांत भूषण हमारे मित्र हैं, बड़े काबिल वकील हैं, लेकिन उन्होंने जो कश्मीर में कह दिया, ये इससे तो लोग में एक शॉक हो गई। तो ऐसे लोगों को इकट्ठा करके क्या करोगे? ये टीम किसके लिए बनी है? इस देश में लोकतंत्री देश होने के कारण मैदान है चुनाव, रणभूमि है चुनाव। चुनाव में क्या परिणाम आएगी वो आखिर में होगी। जैसे जयप्रकाश नारायण ने स्पष्ट कहा, महात्मा गांधी ने कहा, उन्होंने कभी चुनाव के मैदान से अलग नहीं हुए, खुद भले चुनाव ना लड़े। 1937 में चुनाव हुई थी, उसमें महात्मा गांधी के कहने पर सब लोग चुनाव लड़े, बहिष्कार करने के लिए बहुत लोग कह रहे थे। 1977 में भी अटल बिहारी वाजपेयी और मधुलिमा ये सारे चाहते थे कि हम चुनाव का बहिष्कार करें, बट मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण ने कहा नहीं, चुनाव ही मैदान है, उसमें हम लड़ेंगे। तो उसके लिए अन्ना हजारे के पास कोई जवाब नहीं है। आपको लगता है टीम मन्ना को चुनाव में एक बार लड़कर उतर कर देखना चाहिए? ना उतरे ना, बट उनको फैसला करना पड़ेगा कि ये है, पब्लिक को कहना पड़ेगा इनको वोट दो। कांग्रेस के खिलाफ वोट देना वो कोई पर्याप्त रास्ता नहीं है। जैसे कि उन्होंने हिसार में किया। हाँ, हिसार में वो तो बेकार था। कांग्रेस के लिए आज हवा इतनी बुरी हो गई, खराब हो गई है कि वो तो वैसे भी हारने वाली है। सवाल है इसकी जगह में ऐसे लोग आए जो कुछ मिशन के साथ काम करें, उसके लिए अन्ना हजारे को प्रयत्न करना चाहिए। सोनिया गांधी के बारे में भी आप कुछ ना कुछ निकालते रहे, जैसे पिछले दिन आपने कहा था कि वो ऑपरेशन करने वहां गए ही नहीं थे। नहीं, गई थी, बट ऑपरेशन हुआ नहीं, और मामूली ऑपरेशन हुआ था। जो उसकी जो बीमारी है वो है ब्रेन में ग्लियोमा है और पैनक्रियास में है। तो डॉक्टर्स, जो जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, इसमें रह से रखकर अब दुनिया भर की चर्चाएं हो गए हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उन्होंने ये कहा कि हम तो समझते हैं कि आप एक सीमित समय है आपका, और केमोथेरेपी करके ये दर्द जो है इसको कम कर सकते हैं। अब झूठ बोल के कितना दिन छुपाओगे? कल तक कह रहे थे कि बहुत स्वस्थ हैं और उत्तराखंड में से कैंपेन शुरू करेंगे, और अब कहते हैं वायरल हो गया, यानी चंद घंटों में वायरल हो गया। इतना बुरा हो गया कि आप एस्प्रिन लेकर भी नहीं जा सकते। वायरल में भी लोग कभी अपना जो कार्यक्रम है उसको कर देते हैं। तो क्यों इतना रहस्य? कैसे जाती है, कौन से प्लेन से जाती है, कहाँ, कौन से हॉस्पिटल में है, इसको क्यों रहस्य रखने की क्या जरूरत है? तो इससे लगता है कि कुछ भयंकर मामला है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से मनमोहन सिंह को उतार के अपने बेटी को लाने के लिए जो प्रयास चल रही है आजकल, उससे लगता है कि उनको लगता है कि उनका समय सीमित है। प्रधानमंत्री तो आपके अच्छे मित्र रहे हैं हमारे मित्र, बहुत पुराने हैं, 40 साल से ज्यादा हम परिचित हैं उनसे। नहीं, आपको लगता है जैसे कमजोर प्रधानमंत्री है? वो तो हम पहले से जानते थे। वो खुद मुझे कहते थे देश में सब सुब्रमण्यम स्वामी नहीं हो सकते। एक बार मुझे कहा था उन्होंने। वो हमारी मित्रता इतना तो है, व्यक्तिगत वो शुद्ध हैं, बट राजनीति में दो प्रकार के चरित्र होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत चरित्र, वो आवश्यक है। दूसरा है राष्ट्रीय चरित्र, जहाँ राष्ट्र के साथ कुछ गलत काम हो रहा है तो अपना हम ठीक हैं, राष्ट्र जाए भाड़ में, ये एटीट्यूड पाप है। जैसे भीष्माचार्य ने द्रौपदी का वस्त्रहरण को देखते रह गए, तो कृष्ण भगवान ने बताया आखिर में अर्जुन को कि ये तो राष्ट्र के साथ एक ये और नारी जगत के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो वैसे ही जब आपने कहा ऑक्शन करो
और उसने, ये राजा ने एक इतनी रूड लेटर, यानी एक अपमान करने लायक लेटर उन्होंने लिखी, उस समय उनको कहना चाहिए अच्छा मैं तुम्हारे रेजिग्नेशन मेरे पास लाओ, पर उनके जो परिस्थिति है उसमें वो अधिकार नहीं है। इनके ऊपर एक और अधिकार हो गया, ये हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की गद्दी के ऊपर जो कोई की जिम्मेदारी जिसका कोई नहीं है वो ही हावी हो सकें। ये तो हम अंग्रेज़ों के ज़माने के बाद कभी मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये ही उनके बारे में बुरा है। वो आखिर में इन आने वाले दिनों में कुछ कर दें, उनको हटाए जाने के पहले। कांग्रेस हटाने में लगी हुई है, सोनिया गांधी हटाने में लगी हुई है, उसके पहले कुछ चमत्कार करने वो अलग बात है, परंतु इतिहास में इनका नाम बहुत बुरे लोगों में माना जाएगा। लेकिन अभी से ही कांग्रेस ने राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी के बारे बनना मुझे लगता है मुश्किल। एक तो वो जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन वो इटालियन सिटीजन ऑटोमेटिकली बन गया और उसने इटालियन सिटीजनशिप कभी छोड़ी नहीं। दूसरा है कि उसके जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हुए हैं उसका विवरण मेरे पास है। तो आर्टिकल 103 कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कई डिस्क्वालिफिकेशंस हैं देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए, देश के सांसद भी बनने के लिए, और उसमें उनका नाम आ सकता है। जैसे सोनिया गांधी का भी वो प्रधानमंत्री बनने के लगभग तय हो गया था, फिर मैंने चिट्ठी गई थी राष्ट्रपति के पास, उसके बाद वो बन नहीं सकी। ऐसे ये भी नहीं बन सकते हैं, और यदि बना दें ज़बरदस्ती, क्योंकि उनके पास एक रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट है जो कोई विवेक अधिकार इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो फिर हम इसको कोर्ट का मामला बनाएंगे, इससे देश कमज़ोर और होगा। और वो काबिल भी नहीं है, वो हर एग्ज़ाम पर फेल हुआ आदमी है, कोई किसी बात पर ज्ञान नहीं है। कभी गोबर की एक छोटी सी पहाड़ को देख के कहते हैं लाशों का पहाड़ मैंने देखा। तो और ये अभी दलितों के साथ उसने मजाक कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इस महा सिंहासन जो इंद्रप्रस्थ की है उसमें ऐसे लोगों को बैठना नहीं चाहिए। बैठेंगे तो उनको उतारने में हम सब लोग लग जाएंगे। लेकिन अगले चुनाव में तो यही बात आ रही है कि अगले प्रधानमंत्री के तौर पे उन्हीं का नाम लिया जा रहा है आज की परिस्थिति के अनुसार, और मुझे नहीं लगता ये परिस्थिति बदलेगा। कांग्रेस का तो 50 सीट भी लोकसभा में जीतना मुश्किल है। इतना घोर नफरत, एक क्रोध है हमारे देश में कांग्रेस के प्रति, वो जानते नहीं है। ये इमरजेंसी में मैंने देखा था, उससे भी भयंकर विरोध है। आपने 26/11 मुंबई हमले के दौरान भी काफी सारी चीजें सामने लाई थी। अभी 26/11 जो है नजदीक है, आपको लगता है कि आतंकवाद से निपटने के लिए अभी तक हम सक्षम हुए इतना बड़ा हादसा होने के बाद? सब लोग राजनीतिक दृष्टि से नपुंसक रहे हैं। देखिए, जो आतंकवादी करता है वो भले दूसरे लोग ना माने, परंतु एक मजहब के कारण कर रहा है। वो कहता है मैं दारुल इस्लाम हिंदुस्तान में लाने चाहता हूँ। ये आतंकवादी जो हैं, जो पाकिस्तान से आने वाले लोग हैं या पाकिस्तान में ट्रेन होकर आते हैं। हमारे देश में और भी आतंकवादी हैं, जैसे लिट्टे थी, उसमें अधिकांश लोग हिंदू थे, परंतु वो मज़हब के आधार पर नहीं चला रहे थे, और आखिर में उनका तो हम लोगों ने समाप्ति ही कर दी है। माओवादी हैं, ये तो हमारे सेठों और राजनीतिज्ञों के साठगांठ के साथ उनके साथ वो पनप रहे, नहीं तो ये माओवादी के तो बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे कदम उठाना चाहिए जिससे ये आतंकवाद कभी खड़े ना हो पाए। उसके लिए उपाय हैं, और वो उपाय में मैं ये कहता हूँ कि जहाँ कैंप्स बने हुए हैं उसको हमें बम करना चाहिए। पाकिस्तान से युद्ध करना आवश्यक है, उस युद्ध भी करना है। कभी ऐसा हो जाता है जैसे महाभारत हुई, आखिर तक 5 गांव के लिए मांगते रह गए भगवान कृष्ण, पर तो फिर युद्ध किया। उनको पता था ये इतने अहंकार में हैं, वो 5 गांव भी नहीं मानेंगे। तो युद्ध करने के लिए सारे उपायों को ढूंढने के बाद शांतिपूर्ण हमें युद्ध करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। पाकिस्तान में कल तालिबान सरकार आ जाएगी तो वो युद्ध करने वाली है आपके ऊपर, तो इसके अच्छा है कि हम अभी अपनी तैयारी शुरू करते हैं। तो आतंकवाद को तो युद्ध के बिना समाप्त नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब तक हम सांसद पे जो अटैक करने वाले लोगों को फांसी नहीं दे पा रहे, इतने साले कसाब का हाईकोर्ट ने कह दिया है फांसी की, उसके बावजूद हम उसको फांसी नहीं दे पा रहे। सिर्फ कसाब का नहीं है। देखिए, जिसने राजीव गांधी की हत्या की
उनको भी हम नहीं दे पा रहे हैं। इसमें बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। बीजेपी ही ने उस नलिनी को, जो फांसी की सजा थी जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसको छोड़ दिया था। तो मैं तो समझता हूं कि ये हमारी, मैं तो पहले से कह रहा हूं कि मंशा की आवश्यकता है, सही मानसिक स्थिति की उत्पन्न होना आवश्यक है। सर्कस में सिंह होंगे, सिंह तो बड़ी शक्तिशाली एक जानवर होती है, परंतु वो एक दुबला पतला रिंग मास्टर के सामने झुक के जो कहता है चढ़ो, वो चढ़ जाते हैं। तो ये मानसिक स्थिति है ना, ये गुलामी की मानसिक स्थिति, ये इससे जाना चाहिए। और जो राष्ट्र के साथ खिलवाड़ करेगा उसके लिए कोई माफ करने का रास्ता नहीं है। डेमोक्रेसी हो, कुछ भी हो, हमें नहीं करना चाहिए। आप एक इकोनॉमिस्ट, एक नेता भी है, तो असली सुब्रमण्यम स्वामी कौन है? मैं तो शुरू में प्राध्यापक ही बनने चाहता था, और प्राध्यापक था भी हार्वर्ड में, फिर आईआईटी में प्राध्यापक बना। बट यहाँ हमारे कम्युनिस्ट लोग जो कांग्रेस में भी थे, वो हमारी जो मार्केट बाजारी प्रणाली की जो मैं प्रचार कर रहा था वो पसंद नहीं आई, और मेरा जवाब नहीं दे पा रहे, तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दी। और मुझे एक ही उपाय था, वो भी सोचते थे यही है कि मैं वापस चले जाऊंगा। तो मैं इंडिया में रहने तो क्या कर सकता था, सारे दरवाजा बंद कर दी थी इन लोगों ने। तब मैं राजनीति में आया। पर राजनीति में आने के बाद मैं यही समझता हूँ, जो विश्वामित्र ने दशरथ को कहा था कि जब तक राजनीति शुद्ध नहीं होगी कुछ नहीं शुद्ध होगी। इसीलिए उनकी श्रेष्ठ बेटाओं को वो क्योंकि दशरथ ने कहा मेरी सेना को ले जाइए, उन्होंने कहा नहीं, हम जो अकल के राजा हैं उनको आज से ही तैयार करेंगे। ये इस कारण से मैं राजनीति में आया हूँ और राजनीति में रहूंगा। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। आपको ये मुलाकात कैसी लगी हमें जरूर बताइए, और देखते रहिए TV9।